वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है वीवो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर शिमाली और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं टैक्स के बारे में। और टैक्स के अंदर मैंने आपको अभी तक बताया इनकम टैक्स की जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, अलाउंस हो गए, परक्यूटीज हो गई, इनकम टैक्स के बारे में, इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई है वो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास के अंदर इनकम टैक्स के अंतर्गत जो डिडक्शंस होते हैं, जो कटौतियाँ होती है, उन कटौतियों का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिडक्शंस का अर्थ क्या होता है और डिडक्शन यानी कटौतियाँ कितने प्रकार की होती है। आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो कटौतियाँ होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है भुगतान एवं विनियोग से संबंधित कटौतियाँ, और दूसरी जो कटौतियाँ होती है वो होती है आय से संबंधित जो कटौती होती है वो वाली बात। उसमें मैंने आपको जो पहला पॉइंट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कटौतियों का जो पहला पॉइंट था वो था भुगतान एवं विनियोग संबंधी कटौतियाँ। उसके बारे में मैंने आपको कुछ उसकी नियम व शर्तें होती है वो मैं आपको बताई थी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था उसमें ATC, ATCCC, ATCCD, फिर ATD और ATDDD के बारे में बताया था कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका इनकम टैक्स के अंदर उसको क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, मतलब कटौतियाँ किस प्रकार की कटौतियाँ उसके अंदर शामिल है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं आपको थोड़ा सा उस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ और उसके बाद उसी क्लास को मैं आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने आपको ATC, ATCCC और ATCCD के अंदर बताया था कि जीवन बीमा पॉलिसी हो गई, या फिर PF में कोई अंशदान हो रहा तो वो वाली बात हो गई, या फिर NPS नेशनल पेंशन स्कीम की बात करता है, वहाँ यदि कोई करदाता कंट्रीब्यूशन करता है तो उसके अंदर छूट मिल सकती है। साथ ही साथ अंश हो गए या फिर ऋण पत्र हो गए, उस केस में आपको ATC के अंतर्गत 1.5 यानी 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपये तक की राशि क्या होती है, कटौती योग्य होती है। साथ ही साथ मैंने आपको उसके अंदर एक पॉइंट बताया था आवासीय वाला, ध्यान है कुछ आवासीय के अंदर मैंने आप लोगों को बताया यदि किसी करदाता ने या फिर किसी व्यक्ति ने कहीं से लोन लिया है और जब वो उसको पूर्ण भुगतान करता है तो उस केस में 1.5 लाख रुपए तक की, जो 1.5 लाख जो मैं बता रहा हूँ आपको एक बात तक हमेशा ध्यान रखना, 1.5 लाख के अंदर ATC, ATCCC और ATCCD वाले जो भी हैं सभी जो कटौतियाँ होती है उसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 1,50,000 रुपये तक की राशि होती है। कंप्लीट याद तक। उसके बाद मैंने आपको ATD के बारे में बताया था। ATD क्या होता है? ATD के अंदर मैं आपको बताया था यदि किसी व्यक्ति ने अपना हेल्थ का इंश्योरेंस, जो भी हेल्थ होती है उसका इंश्योरेंस करवा रखा होता है और उसका जो प्रीमियम वो चुकाता है तो उस केस में उसको कितनी राशि माफ होती है, माफ की मतलब हो गया कटौती योग्य हो गया। कितनी राशि तक कटौती होती है? मैंने आपको बताया था कि 25,000 रुपये तक की सामान्य व्यक्ति के दशा में 25,000 रुपये की राशि तक क्या होती है, कटौती की होती है। यदि जो नागरिक होता है या करदाता जो होता है वो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है तो उस केस में 50,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी। कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद मैंने उसके अंदर आप लोगों को बताया था यदि जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक के यदि कोई माता पिता हैं, यदि वो आश्रित हैं उसके ऊपर, तो उस केस में वो भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आएंगे, इसको कह सकते हैं वरिष्ठतम नागरिक की श्रेणी में आएंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनकम टैक्स ये बोलता है वरिष्ठ नागरिक का तो 50,000 कटौती योग्य हो ही गया है। साथ ही साथ उसके जो यदि माता पिता हैं, यदि उसका भी उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उस केस में 50,000 रुपये उनका भी क्या हो जाएगा, कटौती योग्य हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी, जब वह वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ रहा है वो और उसके माता पिता। कंप्लीट यहाँ तक। ये तो बात हो गई ATD की बात। फिर मैंने आपको ATDD के बारे में बताया था, ATDD। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि कोई आश्रित है, यदि दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग का मतलब क्या होगा, हैंडीकैप्ड हो गया है, हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, यदि उसके उपचार के लिए कोई पैसा लग रहा है तो उस केस में 75,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती की हो जाएगी। कंप्लीट स्टूडेंट यहाँ तक। तो वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, मैंने आपको डिडक्शन में वापस रिवाइज भी करा दिया। तो आज हम क्या करने वाला है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वही क्लास जो कंटिन्यू हो रही थी। मैंने आपको ATC, ATCCC, ATCCD, ATD और ATDD के बारे में बता दिया था। तो आज की क्लास में उसके आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो देखें आप आज की क्लास में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, जो पिछली क्लास की थी उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज मैं इससे आगे के जो आपको डिडक्शंस होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उसमें कितनी राशि तक कटौती योग्य होती है उसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखें आज की क्लास के साथ देखें तो सबसे पहले बात करें हैं ATDDB के बारे में। ATDDB के बारे में बात करता हूँ, ये क्या चीज़ होती है। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर
ATTD का मतलब क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक ऑन्कोलॉजिस्ट, एक यूरोलॉजिस्ट, एक हेमेटोलॉजिस्ट, एक इम्यूनोलॉजिस्ट या इस तरह की अन्य जो विशिष्ट जो विशेषज्ञ से निर्दिष्ट बीमारियां होती है, कुछ अलग ही बीमारी होती है। नॉर्मली क्या होता है, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, फिर दूसरी जो भी छोटी मोटी बीमारियां हो गई वो अलग बात है, एक थोड़ी सी अलग लेवल की बीमारी होती है। जैसे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे इसमें बीमारियों के प्रकार बताए गए हैं। वैसे ये जो बातें, ये जो बीमारियां हैं उसको साइंस की भाषा में जो डॉक्टर लोग होते हैं वो ही उस चीज़ को समझ पाते हैं कि उस बीमारी का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम देखते हैं ऐसी प्रकार की बीमारियां होती है तो उस केस में इनकम टैक्स क्या कहता है? उस केस में इनकम टैक्स ये बोलता है यदि ऐसी कोई बीमारी हो गई है और उसका इलाज करवाया जा रहा है तो उस केस में जो भी उपचार का जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो उस में जैसा कि मैंने आपको बताई रहेगा, पिछली क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को, जो कि ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें से क्या होता है, डिडक्शंस लेस होते हैं। जीटीआई का मतलब क्या होता है, पांचों हेड को मिलाने के बाद जो इनकम बनती है किसी व्यक्ति की वो कहलाती है जीटीआई, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, डिडक्शन को लेस कर रहे हैं। तो यदि इस किसी के करदाता को या उसके आश्रित को किसी उपचार के लिए, इन बीमारियों के उपचार के लिए कोई पैसा खर्च होता है या किसी व्यक्ति को वो भुगतान करता है, डॉक्टर को भुगतान करता है, हॉस्पिटल्स को भुगतान करता है, तो उस केस में 40,000 रुपये तक की जो राशि होती है वो कटौती होगी। यानी कि जो भी इनकम हो रही है उस इनकम में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम या अधिकतम 40,000 रुपये तक की राशि को इनकम टैक्स क्या वो करता है, कटौती योग्य मानता है। यदि उसने 40,000 की जगह 80,000 रुपये का कोई भुगतान किया है तो उस केस में इनकम टैक्स क्या बोलेगा, मात्र आपके 40,000 रुपये क्या है, कटौती योग्य है, बाकी का हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि 20,000 रुपये का खर्चा हुआ है तो उस केस में इनकम टैक्स क्या बोलेगा, इनकम टैक्स बोलता है जो राशि न्यूनतम होती है वो कटौती योग्य होती है। एक 40,000 हो गया, एक 20,000 हो गया, दोनों में से कम कौन सा है, दोनों में से कम है 20,000 रुपये, तो वो 20,000 रुपये क्या हो जाएंगे, कटौती योग्य हो जाएंगे। कौन सी दशा में, इस दशा में। कंप्लीटेशन बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एटीई का। अब एटीई क्या होता है? एटीई जैसे आप लोग देख सकते हो कि उस शिक्षा के लिए बिना किसी ऊपरी सीमा के लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती। अब क्या होता है, आप लोगों ने उस शिक्षा ऋण के मतलब बताता हूँ। नॉर्मली में अपन बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। यदि हम आपको कोई अच्छी एक लेवल की, यदि बड़े उच्च स्तर की बात करते हैं, उच्च शिक्षण की बात करते हैं, तो यदि आपको इसको पढ़ाई करनी हो, आपको पैसे की कमी आ रही है, तो उस केस में क्या होता है, बैंकों से एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। आगे बस में एजुकेशन लोन प्रोवाइड उसी केस में किया जाएगा जब वो जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई किसी जानी मानी संस्था से कर रहे हो, ठीक है, और जो कोर्स आप जो करने जा रहे हो उसका एक टाइम पीरियड फिक्स हो। टाइम पीरियड फिक्स का मतलब क्या होता है, वो कोर्स 2 साल 3 साल या 4 साल के अंदर क्या होता है वो कंप्लीट हो जाता हो। मतलब ऐसी कोई शिक्षा जो क्या होता है लिस्टेड होती है बैंकों की, जो भी एनेक्सेस होते हैं, जो नियमावली होती है उसके अंदर क्या होता है वो लिस्टेड कोर्सेज होते हैं। यदि आपने ऐसी कोई कोर्सेज कर रहे हो और आपको पैसे की ज़रूरत है तो उस केस में बैंक की तरफ से क्या होता है, आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। कंप्लीट है, आपके इस बारे में सुना होगा। तो उस केस में इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स ये बोलता है यदि किसी व्यक्ति ने, यदि किसी करदाता ने, करदाता का मतलब क्या हो गया, जो टैक्स पेयर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, यदि ऐसा कोई एजुकेशन लोन लिया है अपने लिए या फिर अपने आश्रित बच्चे के लिए, तो उस केस में जो ब्याज वो पेमेंट करता है वो ब्याज की जो राशि होती है वो क्या हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी। जो भी राशि बन रही है, ब्याज की बात कर रहा हूँ मैं, उस अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्याज की बात कर रहा हूँ, जो ब्याज वो पे कर रहेगा। तो जो ब्याज वो पे कर रहा है वो ब्याज क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें इस चीज़ के अंदर, इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि जो लोन अपन पे कर रहे हैं वो 8 साल के भीतर, ध्यान रखना है इस चीज़ का, 8 साल के भीतर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि वो 8 साल के भीतर कंप्लीट नहीं होता है तो 8 साल के पश्चात जो भी ब्याज लगता है वो कटौती योग्य नहीं होगा। आरी बस में तो एक लिमिट दे रखी है, क्राइटेरिया दे रखा है, फिक्स दे रखा, नियम जो शर्तें दे रखी, क्या दे रखी है, जो भी ब्याज है हम कटौती योग्य करेंगे, इनकम टैक्स ये कहता है। शर्त नंबर 2 वो क्या बोलता है, वो यह कहता है कि ये जो भी लोन आपने लिया है वो 8 साल के भीतर क्या हो जाना चाहिए, पे हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो जो भी आपको कटौती मिल रही ब्याज की वो कटौती नहीं मिल पाएगी। कंप्लीट, तो इसकी कोई राशि फिक्स नहीं कर रखी, कितनी भी हो सकती है वो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, ATEE की बात करता हूँ। ATEE के अंदर बोल रहा है कि आवासीय मकान संपत्ति के लिए गए ऋण पर 50,000 रुपये तक के ब्याज के संबंध में कटौती। अब आवासीय मकान संपत्ति का मतलब आप लोग जानते होंगे, होम लोन, सुना है इसके बारे में। होम लोन का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को जो मकान बना रहा है या फिर रिकंस्ट्रक्शन करा, रिनोवेशन बोल सकते हैं उसको, या उस पर दूसरा कोई काम करवा रहा है,
और मान लो कि उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, वो XYZ अमाउंट कितना भी कभी हो सकता है, आपको उससे मतलब नहीं है। उस केस में क्या होगा, उस केस में इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स ये बोलता है कि आप जो भी ब्याज पे करते हो उसमें से 50,000 रुपये तक की राशि हो जाएगी, कटौती होगी। कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपये तक की। कितना भी 10 लाख का लोन ले लिया, फिर 15 लाख का लोन लिया, फिर सबसे पहले क्या होता है, उसकी ब्याज की राशि की हम गणना करेंगे। मान लो कि वो व्यक्ति महीने का 3,000 रुपये क्या करता है, होम लोन के एवज में ब्याज चुका रहा हो। ध्यान से सुना इस चीज को, होम लोन के एवज में 3,000 रुपये क्या कर रहा है, प्रति माह का ब्याज चुका रहा है। यदि हम साल के उसी चीज की कैलकुलेशन करें तो 12 होता है 36,000 होता है। तो उस केस में इनकम टैक्स क्या बोलता है, एक तो हमने नियम बता दिया, 50,000 रुपये तक का ब्याज क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगा, और एक आपका जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 36,000 रुपये आ रहा है। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स ये बोलता है कि दोनों में से सबसे कम राशि कौन सी है, दोनों में से कम राशि 50,000 है, सामने अपने 36,000, दोनों में से कम कौन सा है, 36,000 रुपये। तो वो जो 36,000 रुपये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगा। कंप्लीट है। यदि मैं इसी उदाहरण को लूँ, मान लो कि जो व्यक्ति है जिसने बैंक से लोन लिया है, होम लोन, ठीक है, और उसके एवज में उदाहरण के लिए वो 6,000 रुपये प्रति माह क्या चुका रहा है, ब्याज चुका रहा है। 6,000 रुपये प्रति माह ब्याज चुका रहा है। यदि हम वर्ष की बात करते हैं तो पूरे साल भर का 72,000, 12 की बात करता हूँ, 72,000 रुपये वो क्या चुकाएगा, ब्याज चुकाएगा। ठीक है, और जब वो टैक्स का पेमेंट करने जा रहा होगा या फिर वो इनकम टैक्स फाइल कर रहा होगा, जो कि मैं आपको आने वाली क्लासों के अंदर बताऊंगा ITR कैसे भरे जाते हैं। यदि वो ऐसा कुछ हो रहा है और फिर बोलोगे नहीं मैंने तो ब्याज चुका है, मेरी सब राशि माफ कटौती करो, इसकी जो भी इनकम और उसमें से उसको घटाओ, तो इनकम टैक्स मना करता है। वो क्या बोलता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनकम टैक्स में बोलता है कि 50,000 रुपये तक का जो ब्याज होगा वो कटौती हो जाएगी। यानी आपने 72,000 चुकाया तो चुकाया, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट है, आपने इन्वेस्टमेंट ही किया, एक प्रकार से मकान का काम किया है, मकान को आप बढ़ा रहे हो उस हिसाब से। तो 72,000 में से 50,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। यदि उसमें से आपको 72,000 आप लोग लेस कटौती होगी नहीं करोगे, कितने कर दोगे, 50,000 रुपये। कंप्लीट। तो ये तो कोई मकान के आवासीय संपत्ति की बात कर रहा हूँ। वो 80EE के अंतर्गत आप लोगों को सभी ये जान करना, डिडक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे कि इनका बहुत बड़ा रोल है। जब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, जब फिलिंग ITR 1 पढ़ेंगे तो उस केस में इन सभी का बहुत बड़ा रोल होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है 80EE है। अब 80EE का मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार की मकान संपत्ति की आवास जो होती है उसके लोन के ले लिया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, किफ़ायती आवास पर कुछ एनेक्सर्स होते हैं। आप लोग बैंक में जाते हो तो वो आपको बताते हैं अलग अलग कि इस टाइप का मकान होता तो ये होगा, इस टाइप का मकान हो तो इस टाइप ये होगा, इसमें इतना पैसा मिल जाएगा, उसमें इतना ब्याज लग जाएगा, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे वो चीज़ें वो बताता है आप लोगों को। यदि ऐसा कुछ है, आपको किफ़ायती आवास पर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, कोई लोन ले रखा है, तो उस केस में 1.5 लाख रुपए तक की जो राशि होती है ब्याज की, एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको अभी 80% में ब्याज के संबंध में बता रहा हूँ। यहाँ पर ब्याज है, यहाँ पर ब्याज है, देख सकते हैं आप, दिख रहा है यहाँ पर ब्याज, यहाँ पर ब्याज, और उसके बाद भी क्या ब्याज, मतलब कि नॉर्मल जो ब्याज की राशि की बात ही कर रहा हूँ। यहाँ पे हम नीचे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को ब्याज ही नजर आएगा। यानी मकान की बात कर रहा हूँ, यदि किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, वो किफायती जो एनेक्सेस आ रहे हैं उसके अंदर की बात करता हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और आपको यदि इसकी डिटेल देखनी है तो आप लोग देख सकते हो, आपके जो नोट्स अवेलेबल हैं आप लोगों के पास हैं, नोट्स हो गया, बुक्स हो गई, उसमें आप लोग डिटेल इस चीज़ को देख सकते हो कि किफायती मकान क्या होता है और ये चीज़ क्या होती है। कंप्लीट यहाँ तक उसमें हर चीज़ का एक पॉइंट बता रखा है। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उस केस में 1,50,000 रुपये तक की ब्याज की जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी। यदि इससे ऊपर की राशि है तो उसको मतलब नहीं है, 1.5 ही फिक्स कर रखा है इनकम टैक्स के अंतर्गत। यदि इससे कम राशि बन रही है, यदि वो व्यक्ति है जो यदि मान लो कि साल का 1 लाख रुपए का ब्याज चुकाता है, तो उस केस में उसको 1,50,000 रुपये की कटौती नहीं मिलेगी, बल्कि उसको 1 लाख रुपए की कटौती मिल जाएगी। क्योंकि इनकम टैक्स ही यही कहता है, निम्न में से जो कम होता है, यदि जो सबसे कम होता है वो हो जाएगा, कटौती होगी। या हम दूसरी भाषा में मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था, करमुक्त राशि की बताई थी। करमुक्त का नियम ही क्या बोलता है, जो कम है वो करमुक्त है, और उसके ऊपर की जो अधिक की राशि होती है वो क्या होती है, टैक्सेबल हो जाती है। तो वैसे वाली बात मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, यहाँ पर टैक्सेबल का रोल है नहीं है, यहाँ पर बात है कटौती कितनी मिलने वाली है, उसमें से लेस कितने करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1.5, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कम होगा तो आपको कम वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, कटौती योग्य हो जाएगा। कंप्लीट। यहाँ तक हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है 80EEB। EEB के अंतर्गत आपको बताया गया है, आप लोग देख सकते हो, इसमें हो रहा है कि इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं उनको खरीदने के लिए ऋण पर 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज में क्या होती है, आपको कटौती मिल जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक वाहन का मतलब आप समझ गया होगा, आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का मतलब क्या होता है। व्हीकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, देखे होंगे आप लोगों ने बाइक्स देखी होगी, आप लोगों ने स्कूटी देखी होगी, देखी जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रिक होती है, यानी चार्ज करो गाड़ी चलाओ, यही होता है। तो आप लोग देखो कि आने वाले समय की मैं बात करता हूँ, आने वाले समय में हो सकता है कार भी आ जाए, बस भी आ जाए, और होगा ऐसा, फाइनली होगा ही होगा। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है? इनकम टैक्स बोलता है यदि आपने ऐसा कोई वाहन खरीदा है जो कि इलेक्ट्रिक वाहन है और उसको आपने फाइनेंस पे लिया, यानी लोन पे लिया उसको आपने, ठीक है ना, कैश आपके पास था नहीं और आपने उसको फाइनेंस पे लिया, और जैसे आप लोगों ने फाइनेंस पे लिया तो आप लोगों को ध्यान हो, जैसे फाइनेंस पे हम लेते हैं तो क्या होता है कि आपको ब्याज तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इस पर इनकम टैक्स की बात करता हूँ, तो इनकम टैक्स ये बोलता है यदि ऐसा कुछ हो रहा है, आप ब्याज चुका रहे हो और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा हो, तो उस केस में 1,50,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1,50,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अधिकतम राशि की मैं बात कर रहा हूँ। और यदि इससे कम है तो आपको क्या होगा, उससे कम वाली जो राशि होगी वो होगी, कटौती होगी, इसका उससे कोई लेना नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो जाए, अधिकतम जो राशि कटौती होगी वो कितनी है, 1.5 है। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो संबंधित है वो है दान से, डोनेशन से। अब डोनेशंस का मतलब क्या होता है, जिसे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहीं दान दिया है तो उस केस में उसको कितनी कटौती मिलेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। ATG, पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ATG क्या होती है? कुछ फंडों, जो फंड अपन करते हैं वो डोनेट कर रहे हैं, या फिर कुछ स्रोत हो गया, या फिर जो भी फंड जिसको ऊपर चैरिटेबल फंड हो गया, फिर दूसरे कोई फंड होगा, शायद तो चैरिटेबल संस्थान आदि को दान दी गई प्रकृति के आधार पर कुल दान का 100%, कुल दान का 50% या 10% कैप का मतलब क्या होगा, एक प्रकार की स्लैब हो गई, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, कुछ संस्थाओं को 100% की बात करते हैं, कुछ संस्थाओं में क्या होता है अपन दान करते हैं तो 50% तक कटौती की होता है, और कुछ में क्या होता है 10% तक होता है। एक प्रकार स्लैब मान सकते हैं इसको हम, ठीक है, क्राइटेरिया बना रखा है उसका चीज़ का। तो क्या होती है उसमें आपको क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। अब ये क्या चीज़ है, 100% क्या होता है, 50% क्या होता है और 10% क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं आम व्यक्तियों के लिए, आम जनता के लिए, कि यदि कोई व्यक्ति जो है जिसको अच्छे बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं और वो कुछ दान करना चाहता है, तो उस केस में हमने आपके सरकार की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने लिए 3 प्रकार के चीज़ें बना रखी। क्या बना रखी है? यदि आप उस कोस्ट के अंदर पैसा देते हो, कितना भी हो सकता है, 10,000, 1 रुपये से लगा कर कितना भी, यदि आप उस फंड के अंदर यार उस जगह आप पैसा देते हो तो पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। मतलब बेनिफिट एक प्रकार से, यदि आपने 5 हेड को मिला के 10 करोड़ का मुनाफा हुआ, कितना हुआ, 10 करोड़ का मुनाफा हुआ। यदि हम दान वगैरह कहीं नहीं करते हैं तो उसके इसमें क्या पूरे 10 करोड़ पे मैंने आपको जो स्लैब रेट बता रखी थी उसके हिसाब से क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कंप्लीट है। यदि व्यक्ति सोचता है कि मैंने इतना पैसा कमाया तो चलो ठीक है कुछ दान दे दूँ, दान से क्या होगा, एक तो खुद की होती है आत्मसंतुष्टि होती है, साथ ही साथ क्या होता है उसका नाम भी तो होता ही है, और सरकार की नज़र में आता है कि बंदा पैसा कमा रहा था, हमको क्या कर रहा है, दान भी दे रहा है, टैक्स भी चुका रहा है। एक पन दो काज हो रहे हैं, पैसे चुकाना तो बोले कान इधर से खींचो, बोले कान इधर से खींचो, बात तो एक ही हो रही है। तो फिर उस केस में क्या हो रहा है, वो व्यक्ति जो हो रहा है वो दान देता है, तो उस केस में उसको इस प्रकार के चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। यदि उस व्यक्ति ने, मैं आपको 2-3 संस्थाओं के नाम बताऊंगा, यदि वो कोई व्यक्ति जो होता है वो अपना दान उस जगह करता है, तो उस केस में उसने जो भी पैसा दिया है वहाँ पे, वो पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। जिसमें आपको सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, 100% वाले की बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो नाम बोल सकते हैं वो होता है प्रधानमंत्री सहायता कोष। प्रधानमंत्री सहायता कोष सुना होगा, नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। प्रधानमंत्री सहायता कोष के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और आप लोगों को भी इजी वे में इस पॉइंट का समझ में आ जाएगा। आप लोगों को ध्यान हो, कभी कभार क्या होता है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, मतलब विधि का विधान की बात करता हूँ, पता ही नहीं चलता एकदम से प्राकृतिक आपदा आएंगे, तो उस केस में क्या होता है, जान माल की हानि होती है,
तो क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पीड़ित व्यक्ति को या फिर पीड़ित परिवार के व्यक्ति को हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। यदि 10 लोग किसी कारणवश उनका कुछ अकस्मात घटना घट गई और उनकी डेथ हो जाती है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से क्या देता है, हम क्या कर रहे हैं, घायलों को दे रहे हैं 5-5 लाख रुपए, और जो मर गए उनको 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। सुना इसके बारे में, काफी सुना होगा उसके बारे में। तो वो क्या एक प्रकार की सहायता है, और किसकी ओर से वो सहायता प्रदान की जा रही है, वो सहायता जो प्रदान की जा रही है वो की जा रही है प्रधानमंत्री की सहायता से, प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है। तो आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री अपनी जेब से देते होंगे, या फिर जो भी नेता लोग हैं, मुख्यमंत्री हो गया, फिर कोई भी राजनेता हो गया, XYZ कोई भी राजनेता हो गया, वो अपनी जेब से पैसा नहीं देता, वो कहाँ से देता है, उसमें कुछ फंड, कुछ क्या होता है, फंड दे रखे, पहले से फंड बने हुए होते हैं, ठीक है ना, कोष बने हुए होते हैं, उस कोष में पैसा निकाल के उस व्यक्ति को देते हैं जो कि पीड़ित है या फिर घायल है या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवार के सदस्यों को देते हैं। तो उससे क्या मिल रही है, उन व्यक्ति को उनका संबल मिल रहा है, सहायता मिल रही है कि हाँ इन फ्यूचर में मेरे को थोड़ा बहुत गुजारा चलना हो तो वो चल जाएगा उस केस में। तो ये जो सहायता मिल रही है कहाँ से मिल रही है, तो किसी भी राजनीति से मिल रही है। तो मैं आप बात कर रहा हूँ यहाँ प्रधानमंत्री सहायता कोष की बात कर रहा हूँ, मतलब कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से उस परिवार को या उस परिवार के सदस्य, किसी भी सदस्य को मिलती है, वो सहायता मिलती है, किसी कारणवश ऐसी कोई घटना घट जाती है तो वो कहलाती है प्रधानमंत्री सहायता, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जो है उसने अपना दान, जो डोनेशन है, वो डोनेशन उस सहायता कोष में किया, उस जो फंड बना रखा है, प्रधानमंत्री सहायता कोष बना रखा है। यदि उस व्यक्ति ने, जिसके पास पैसा अच्छा है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं कुछ डोनेट करूं, यदि उसने अपना पैसा डोनेट उस कोष के अंदर किया, उस फंड के अंदर किया, तो उस केस में क्या होगा, इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स ये बोलता है कि पूरी की पूरी राशि आपके लिए क्या होगी, कटौती हो जाएगी। यदि उसने 1 करोड़ रुपए का भी क्या कर रखा है, उसने अपना दान वहां पर दे दिया है, तो वो क्या पूरी की पूरी राशि क्या है, उसके लिए कटौती होगी। कंप्लीट है। प्रधानमंत्री सहायता कोष आप लोग एग्जाम्पल याद रखना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय खेल कोष, क्रीड़ा कोष जिसको बोल सकते हैं अपन, राष्ट्रीय खेल कोष जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। राष्ट्रीय खेल कोष का जैसे कि नाम से आप लोगों को समझ में आएगा इसका मैं मतलब क्या होता होगा। सरकार क्या होती है, खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करती है कि उस फंड रिलीज करती है। सुना होगा कि इस खेल के ऊपर या फिर उसके एक प्रकार के जो खिलाड़ी हैं उनको क्या देते, कोई भत्ते बढ़ गए या फिर XYZ कुछ भी हो गया, तो सुना होगा काफी आप इस पर में। तो वो क्या है, वो भी कहाँ से पैसा रिलीज हो रहा है, एक फंड बना रखा है, ठीक है। उस फंड से क्या हो रहा है, उन खिलाड़ियों के लिए हो गया, उन खेलों के लिए क्या हो रहा है, कुछ पैसा दिया जा रहा है। उससे क्या होगा, खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ खिलाड़ी भी क्या हो जाएंगे, प्रोत्साहित होते रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति है जो टैक्स पेयर है, वो ये चाहता है कि मैं जो दान कर रहा हूँ उसमें मेरे को 100% छूट मिले, 100% छूट मिले, तो वो अपना पैसा प्रधानमंत्री सहायता कोष के अंदर भी डोनेट कर सकता है, और चाहे तो राष्ट्रीय जो खेल कोष है उसमें भी अपना पैसा क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, दान में कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी पैसा वो डोनेट करता है, दान करता है, तो उसको 100% की राशि, जो भी राशि दी वहां पे, वो पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी। कंप्लीट। ये तो बात हो गई 100% की बात हो गई। ऐसे बहुत सारे कोष है, आप लोग देखोगे आपके पास जो भी मटेरियल उपलब्ध है ना, उसके अंदर आप लोग देखोगे बहुत सारी इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो दे रखी है कि आप वहाँ पे दान करते हो, वो संस्थाओं का नाम दे रखे हैं उन लोगों ने, वहाँ आप लोग दान करोगे तो उस केस में 100% की राशि क्या हो जाएगी, कटौती की हो जाएगी। कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है, कुछ संस्था में या फिर कुछ कोष में यदि कोई व्यक्ति क्या होता है, पैसा डोनेट करता है, ठीक है, तो जो भी पैसा डोनेट कर रहा है उसका 50% तक की राशि क्या होती है, कटौती की होती है। कितनी राशि, 50% तक की। मान लो कि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का डोनेशन किया, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यदि उस व्यक्ति ने वहां पर 10 लाख रुपए तक का क्या करा है, डोनेट किया, पैसा लगाया, वहाँ पे दान में दे दिया है, तो उस केस में 10 लाख का 50% कितना होता है, 5 लाख। 5 लाख तक की राशि क्या हो जाएगी, उसके लिए कटौती हो जाएगी। इसका मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष, सुना है इसके बारे में, प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य है जहां पर क्या होता है, सूखा, हर साल क्या होता है, सूखा रहता है। अब सूखा रहने का मतलब क्या होता है, वहां पे अच्छी बारिश नहीं होती है, अच्छी बारिश नहीं होगी तो वहां फसल नहीं होगी, फसल नहीं हो पाएगी तो हमारे जो किसान भाई है उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। तो उस केस में सरकार की ओर से क्या होगा, अलग से एक फंड बना रखा है। यदि किसी राज्य के अंदर ऐसी कोई घटना हो रही है, ऐसी कोई बात आ रही है, तो उस वहाँ के जो किसान भाई है
वो डिमोटिवेट ना हो, ठीक है, परेशान नहीं हो, तो उस केस में वो उस जो फंड होता है वहाँ से वहाँ कहाँ चला जाता है, उन किसान भाइयों के पास चला जाता है, ठीक है। तो उस फंड का नाम क्या होगा, प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष। सूखा पड़ गया, किसान बहुत वो दिक्कत में आ रहा है, तो उस केस में वहाँ से उसका पैसा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कंप्लीट है। तो यदि कोई व्यक्ति होता है जो पैसा बनेगा वहाँ पे क्या करता है, डोनेट करता है। कोई शुभ चिंतक है, उसको लगता नहीं है मेरे को पैसा वहाँ डोनेट करने, बोले मेरे को छूट कम मिल रही है लेकिन मुझे पैसा वहाँ डोनेट करना चाहिए, तो उस केस में 50% की राशि क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी, बाकी की राशि का कोई मतलब है नहीं। कंप्लीट। तो ये तो गई 50%। एक एग्जांपल ये मैंने प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष। लास्ट और फाइनल तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ। ये बोल रहा है 10% केप की बात कर रहा है। 10% केप का मतलब क्या होता है, 10% का मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, केवल उदाहरण है, जरूरी नहीं कि वो संस्था उसी के अंदर आती है। 10% में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों ने नारायण सेवा संस्थान का नाम जरूर सुना होगा। सुना है नारायण सेवा संस्थान का नाम? एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका विश्व में अच्छा नाम है। और आपने ये चीज़ भी देखी होगी, वो जो संस्था है, जो ट्रस्ट बनी हुई है, एनजीओ टाइप ही है, वो एनजीओ क्या करती है कि वो जो गरीब होते हैं, गरीब लोग होते हैं, निर्धन व्यक्ति जो होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है और उनके परिवार में या स्वयं क्या परिवार के सदस्य स्वयं जो होता है व्यक्ति होता है, यदि वो किसी भी कारण से हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग हो, तो उस केस में उसका फ्री ऑफ ट्रीटमेंट होता है, इलाज किया जाता है। उनके हाथ जो पैर होता है, कृत्रिम पैर हो गए, कृत्रिम हाथ हो गए, वो उस चीज़ का क्या होता है, फ्री में इलाज होता है। तो फ्री में इलाज हो रहा था, उसको भी तो कहीं न कहीं से तो पैसा कहीं तो जब से लेके आ रहा है, कृत्रिम पैर लेके आ रहा है, फिर दूसरा जो भी हो गया मेडिसिन वगैरह, उसका खर्चा उसको चलाना पड़ेगा। तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसी जो संस्थाएं होती है उसमें क्या करते हैं, दान देते हैं, डोनेट करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं। तो उससे कहते हैं कि ये तो अंदरूनी खुशी है। दान एक प्रकार का अंदरूनी खुशी होता है। यदि आप भी किसी व्यक्ति को 500 रुपये भी देते हो, जो भी निर्धन है और उसको नीड है, ज़रूरत है कि उसको 500 रुपये की ज़रूरत है, वो बहुत बेचारा गरीब है, आप उसको 500 रुपये 100 रुपये भी दे दो, आपकी अंदरूनी खुशी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे व्यक्ति जो हो गए जिनको लगता है कि नहीं मुझे पैसा देना चाहिए, दान में देना चाहिए, वो इस प्रकार की संस्थाओं में, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि नारायण संस्थान की बात कर रहा हूँ। यदि उससे व्यक्ति ने उसने पैसा वहाँ पर दिया और खुश है, नहीं यार मेरे पैसे से भी किसी व्यक्ति को क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी कुछ संस्थाएं होती है जो लिस्टेड होती है, उनमें यदि कोई व्यक्ति डोनेट करता है, पैसा अपना दान करता है, तो 10% तक की राशि क्या होती है, कटौती होगी। कंप्लीट है। अब तो आपको समझ में आएगा 100% के बारे में, 50% के बारे में और 10% के बारे में। कंप्लीट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है ATGG। अब ATGG क्या होता है? जीजी नाम सुना होगा आपने, जीजी दीदी जिसको बोलते हैं हम, ये वो नहीं है, वो दूसरी प्रकार की है। ये क्या बोलता है, ATGG बोलता है गैर वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा भुगतान किए गए किराए के संबंध में कटौती। गैर वेतनभोगी, जिनकी इसको सैलरी नहीं मिल रही, मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, उनको यदि कोई किराए का भुगतान करते हैं और उनको HRA का लाभ क्या होता है, प्राप्त नहीं होता। HRA के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, हाउस रेंट अलाउंस, समझ में आया। एक तो फैसिलिटी अलग होती है, एक भत्ता अलग होता है। भत्ते के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, HRA की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में आ गया होगा वाली बात। तो उस केस में क्या हो रहा है, कटौती की सीमा प्रति माह 5,000 रुपये या 1 वर्ष में कुल आय का 50% जो भी कम है। इनकम टैक्स हमेशा यही बोलता है, जो कम है वो क्या हो जाएगा, एक्सेम्प्टेड हो जाएगा, बाकी की राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, जो गैर वेतनभोगी है और उनको क्या होता है, HRA की राशि मिल रही है, ठीक है। और इसमें देखा आप लोग, किराए के संबंध में जो HRA लाभ प्राप्त नहीं करते, नहीं HRA उसको नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो उसमें HRA अलग से नहीं मिल रहा है, उसको क्या तो सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है। आपको सुना होगा पैकेज के बारे में, सुना होगा, सुना है पैकेज के बारे में। पैकेज में ये तो था, उसमें सब प्रकार की सुविधा मिक्स कर दी उन लोगों ने, वो उसका हो गया पैकेज हो गया। तो वही वाली बात यहाँ पर हम समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में कटौती की जो सीमा है वो प्रति माह 5,000 रुपये, प्रति माह 5,000 रुपये। देखें आप इस चीज़ को, या 1 वर्ष में कुल आय का 25%, या तो प्रतिमाह का 5,000 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी, कटौती की। प्रतिमाह की बात करते ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स जो चलता है वो क्या चलता है, साल भर के हिसाब से चलता है, एनुअल बेस पे चलता है। तो 5,000 हो गया प्रति माह को, तो साल भर का होगा 60,000 रुपये, यानी ये तो होगी 60,000 की बात करते हैं। और दूसरी बात हम कर सकते हैं, उसकी जो भी सैलरी बन रही है उस सैलरी का 25% क्या होता है, वो वाली बात कर रहे हैं। मान लो कि उस व्यक्ति ने साल का 2 लाख रुपए की क्या करी, आय अर्जित की। कितनी, 2 लाख रुपए की आय अर्जित की। यदि हम बात करते हैं ATGG के अंदर की बात करते हैं, उसमें क्या होगा, 2 लाख का 25% आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 2 लाख का 25% कितना होता है,
50,000 रुपये होता है, 50,000 रुपये होता है। अब 50,000 में उसमें क्या हो जाएगा, अब इनकम टैक्स बोलता है जो कम है, एक तो 60,000 अपने सामने आ चुका, 60,000 कैसा है, 12 को गुणा के 5 से, कोई साल भर का कर रहे हैं, और इधर इनकम भी निकाल दी, एक 50,000 एक 60,000 है, दोनों में से कम क्या, दोनों में से कम है 50,000 रुपये, तो 50,000 जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी, उसके लिए कटौती हो जाएगी। कंप्लीट। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, ATGGA। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए, जो साइंटिफिक रिसर्च हो गई है, जो रिसर्च करते हैं, जो संस्था होती है बहुत सारी, वो नासा सुना होगा, इसरो सुना होगा, वो जो संस्था जो किसी चीज़ का रिसर्च करती है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या होता है, ग्रामीण विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए कुछ संस्थाएं बनी होती है। यदि कोई व्यक्ति पैसा वहाँ डोनेट करता है, कहाँ पर, इस प्रकार की संस्थाओं के अंदर पैसा डोनेट करता है, तो वो पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। 100% जो भी अमाउंट वो डोनेट करता है वो क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगा। सेक्शन कौन सा है अपना, ATGGA। सेक्शन को आपको हमेशा याद रखना है, ATGGA। कंप्लीट। लास्ट और फाइनल की बात करता हूँ, इसके अंतर्गत ATGGC। ATGGC क्या कहता है, ATGGC ये बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने राजनीतिक पार्टियों को क्या करा है, पैसा डोनेट किया, दान किया। राजनीतिक पार्टियों का मतलब जानते हो आप लोग, राजनीतिक पार्टियों में जो भी पार्टियां होती है जो राजनीति से संबंधित है, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आप हो गई, शिवसेना हो गई, सपा हो गया, बसपा हो गई, मतलब जो भी मार्क्सवादी पार्टियां हो गई, मतलब हर प्रकार की पार्टियों की बात करता हूं। यदि किसी व्यक्ति ने अपना पैसा वहां डोनेट किया, कहाँ पे, राजनीतिक पार्टियों को पैसा डोनेट किया, तो वो पूरी की पूरी राशि हो जाएगी, कटौती होगी। पूरी राशि क्या है, कटौती की, पैसा उसने जितना भी दिया पूरा का पूरा राशि क्या होगा, कटौती होगी। लेकिन इनकम टैक्स की शर्त है, वो शर्त क्या है, जो पैसा उसने, उस व्यक्ति ने वहाँ राजनीतिक पार्टियों को डोनेट किया है, वो जो पैसा होना चाहिए वो कैश के अलावा होना चाहिए। कैश में दोगे तो आपको कोई कटौती नहीं मिलेगी। आपको पैसा चेक से दो, NEFT करो, RTGS करो, नेट बैंकिंग करो, XYZ कुछ भी करो, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें आप लोग, पैसा कैश में नहीं होना चाहिए। पैसा कैश में होगा तो कटौती नहीं मिलेगी, और यदि पैसा क्या है, कैश के अतिरिक्त है, तो उस केस में जो भी राशि वो डोनेट कर रहा है राजनीतिक पार्टियों को, वो क्या हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी। सेक्शन कौन सा है, ATGG से। कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि जो भी वेतन भुगतान और संबंधी जो विनियोग संबंधी जो कटौतियां होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, कटौती दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक तो होती है भुगतान एवं इन्वेस्टमेंट वाली, यानी विनियोग संबंधी कटौतियां होगी, और दूसरी कौन सी कटौतियां होगी, दूसरी कटौती होगी आय से संबंधित कटौतियां। तो मैंने आपको पहले की बात करता हूँ, पहले पॉइंट की बात करता हूँ, मैंने आपको भुगतान एवं विनियोग संबंधी कटौती के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि अपन कहीं भुगतान कर रहे हैं या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में कौन कौन सी कटौतियां आपको मिलेगी, कोई किस सेक्शन के अंदर। आगे सुनिए, मैंने आपको ATCC का बताया, ATC का बताया, ATCCD बताया, ATD, ATDD, ATDDA, ATDDB, ATE, ATEA, ATG, ATGGA, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। किसके अंतर्गत, ये भुगतान एवं विनियोग संबंधी की कटौती की बात में कर रहा था। कंप्लीट है। तो हम अब क्या करेंगे, मैं आपको आने वाली क्लासों के अंदर नेक्स्ट जो डिडक्शंस है, कटौतियां, वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट डिडक्शंस कौन सा है, जो आय से संबंधित कटौतियां, मतलब कि आय होती है उस केस में आपको कौन कौन से डिडक्शंस मिलेंगे, कौन कौन सी छूट मिलेगी, कौन कौन सी कटौतियां मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासों के अंदर। तब तक के लिए इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।